नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने यूपीपीसीएस जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन को लेकर के। ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम जीएस पेपर 1 के तहत क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और जो हमारा प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय लोग इतिहास लेखन कला से अनभिज्ञ नहीं थे, पर उनके लेखन की कुछ गंभीर सीमाएं भी थी, टिप्पणी कीजिए। ये हमारा प्रश्न है और आइए जो है इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो इस प्रश्न को करने से पहले आप ये जानिए कि इसकी हिस्टोग्राफी क्या है, क्योंकि ये एक आरोप लगाया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय लोग इतिहास लेखन की कला से अनभिज्ञ नहीं थे, पर उनके लेखन की कुछ गंभीर सीमाएं भी थी, टिप्पणी कीजिए। मतलब यानी कि ये जो प्रश्न है ये कह रहा है कि जो भारतीय इतिहास के लोग थे वो इतिहास लेखन की कला से अनभिज्ञ नहीं थे। यानी कि इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग है जो ये मानता था कि नहीं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन है उनमें जो है हिस्टोग्राफी नहीं थी। और उसी के तहत एक जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों का एक आरोपण है, वही पहले उसके दावे को हम स्पष्ट कर देंगे। तो सबसे पहले साम्राज्यवादी इतिहासकारों का यह मानना था कि प्राचीन भारतीय लोगों में इतिहास लेखन की दृष्टि नहीं थी। और अगर नहीं थी तो ये उसके पीछे का प्रमाण देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतिहास में अगर आप कुछ भी दावा कर रहे हैं, यदि आप प्रमाण नहीं दे रहे हैं तो आपका दावा ही भ्रामक हो जाएगा। तो वो प्रमाण भी देते हैं। प्रमाण क्या देते हैं कि इनकी अधिकांश रचनाएं या तो साहित्यिक थी या फिर अनुशंसात्मक। देखिए सबसे पहला दावा तो इनका यही है। ये कहते हैं जो साम्राज्यवादी हिस्टोग्राफी है, जो इतिहासकार है, वो ये कहते हैं कि जो भारतीय प्राचीन इतिहास लेखन की जो मिलती है, जो लोग दावा करते हैं, तो वो या तो वो साहित्यिक ग्रंथ है, और या तो अगर कुछ ऐसे दावे किए भी जा रहे तो अनुशंसात्मक है। और अनुशंसात्मक ग्रंथों में एक बड़ी समस्या ये होती है कि ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो कितना ज्यादा उनका इम्प्लीमेंटेशन था, मतलब उसको राजतंत्रीय व्यवस्था में कितना ज्यादा मतलब स्वीकारोक्ति प्रदान थी इनकी रचनाओं में। दूसरा इनका दावा है कि इनकी रचनाओं में काल, क्षेत्र, स्रोत, घटना एवं तटस्थता आदि का भी अभाव था, जो इतिहासकार लेखन की कसौटी होती है। आप सभी जानते हैं कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष इतिहास लेखन में सबसे बड़ी कुछ कसौटियां होती हैं, जिसमें से काल। यदि आप कुछ कोई घटना के बारे में बता रहे हैं तो उसका काल क्या था, उसका क्षेत्र क्या था, फिर स्रोत क्या है उसके बारे में यदि आप कुछ जानकारी दे रहे हैं तो उसका स्रोत, उसकी प्रामाणिकता का स्रोत बताइए, फिर घटना को बताइए, और फिर एक तरीके से निष्पक्ष होकर के इतिहास लेखन करिए। ये सारी चीजें थी। लेकिन ये जो चीजें थी, ये उनका आरोप था कि जो भारतीय प्राचीन इतिहास लेखन है उसमें ये सारी चीजें भी नहीं थी। इनका मानना था कि भारतीयों में इतिहास लेखन का बोध नहीं होने का कारण उनकी आदर्शवादी एवं परलोकवादी दृष्टि थी। मतलब ये कह रहे हैं जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है कि चूंकि भारतीयों में जो इतिहास लेखन का जो बोध नहीं था या दृष्टि नहीं थी, तो उसका एक बड़ा कारण वो भौतिक जगत को उतना आधार नहीं बनाते थे, या आधार ही नहीं बनाते थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो परलोकवादी था और आदर्शवादी था। मतलब वो आदर्शवाद, और जो कि देखिए साहित्य लेखन में तो आदर्शवाद चलेगा, लेकिन इतिहास लेखन में तो आदर्श की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहां तो जो है जैसा है वैसे आपको प्रमाण सहित प्रस्तुत कर देना है। तो ये चीजें ये कह रहे हैं। जबकि इतिहास लेखन लौकिक एवं यथार्थवादी विधा है। मतलब इतिहास लेखन विधा जो अभी मैंने बताया कि लौकिक और यथार्थवादी विधा है। देखिए आगे प्रश्न बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक सूचना दे दे कि हमारे संस्थान द्वारा जो है वो जीएस पेपर 5 और 6 को लेकर के टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और ये टेस्ट सीरीज इसलिए भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप लोगों की जो परीक्षा है वो जुलाई मिड में प्रस्तावित है, अभी कोई डेट नहीं है। और जब पीटी हो जाएगा और मुख्य परीक्षा के बीच आपको समय अब बहुत कम मिलने वाला है, तो अभी जो आपका समय है वो अपनी तैयारी को आप कुछ पार्ट में बांट सकते हैं। अभी अगर आप 60% पीटी के लिए दे रहे हैं तो 40% आप बिल्कुल मई तक जो है वो आप
मेंस में दीजिए, क्योंकि अगर आप मेंस इधर नहीं तैयार करेंगे तो उधर जा करके आपको इतना समय नहीं मिलेगा। आप लोगों को सभी पता ही होगा कि जीएस के 6 पेपर होते हैं, एसए होता है, सामान्य हिंदी होता है, कुल मिला जुला करके मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं, एक बड़ा सिलेबस होता है। तो हमारा ये प्रयास है, हमारे संस्थान का ये प्रयास है कि आपको नियमित 2 टेस्ट क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा, और उसका जो है सेम डे मूल्यांकन, और सेम डे ही उसका जो है मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। तो इससे आपको लाभ क्या होगा कि आप देखेंगे कि 2 महीने में आपका पेपर 5, पेपर 6 जो है वो पूरे जो टॉपिक हैं उसके, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाएंगे। और साथ ही साथ आंसर राइटिंग करने में जो आप लोगों को समस्या आती है कि सर भूमिका कैसे लिखें, निष्कर्ष में क्या दें, मूल बॉडी में क्या लिखना है, तो ये सारी चीज़ों का जो है हम यहाँ समाधान कर देते हैं। चूंकि हम खुद आप लोग की कॉपी का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें जो कमी रहती है वो आपको बताते रहते हैं। और साथ ही साथ कुछ उसमें अच्छे बच्चे भी आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपको वहाँ भी उनकी कॉपी देख करके अपने उत्तर को में सुधार करने की एक मिल जाता है, सहूलियत मिल जाती है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। और इसी 2 महीने में आपके तैयारी का एक बड़ा हिस्सा और कठिन हिस्सा, देखिए कठिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पेपर 5 और जो पेपर 6 है वो अभी जल्दी आया है, पिछले साल ही आया है। तो उसको लेकर के अभी मार्केट में थोड़ा सा मैटर को लेकर के या टेस्ट सीरीज को लेकर के समस्याएं हैं। तो उन्हीं सब गैप को फुलफिल करने के लिए हमने प्रयास किया है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें, संस्थान के लोग और बेहतर आपको बता देंगे। देखिए हमने पहले स्लाइड में इतिहास लेखन, चूंकि साम्राज्यवादी इतिहासकारों का जो मानना था कि भारतीयों में इतिहास लेखन की दृष्टि नहीं थी, तो वो दृष्टि नहीं थी तो उसके पक्ष में उन्होंने क्या प्रमाण दिया उसकी चर्चा हमने पहले स्लाइड में करी है। अब दूसरे स्लाइड में हम बताएंगे कि किंतु यदि प्राचीन भारतीय साहित्य को देखें तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के उपर्युक्त दावे का खंडन करते कई साक्ष्य मिलते हैं। मतलब वो तो एकदम खारिज कर देते हैं, साम्राज्यवादी जो इतिहास कार है वो तो ये कह देते हैं कि भारतीयों में तो इतिहास लेखन की दृष्टि ही नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जो है हम बताएंगे कि क्यों नहीं ऐसा था। तो सबसे पहला उदाहरण हम पुराणों को लेंगे कि यदि आप पुराणों में देखेंगे तो पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश एवं पुनः उत्पत्ति, देव एवं ऋषि जनों के जन्म के बाद वंश चरित आता है, जिनमें राजाओं के वंश एवं उनके कार्यों का उल्लेख हुआ है। मतलब वंश यदि बता रहा है, वंश वाली जो परंपरा बता रही है, यानी कि इससे जो है कहीं न कहीं एक वंशावली मिल रही है, एक कालानुक्रम मिल रहा है। तो कुछ न कुछ तो इतिहास दृष्टि यहाँ दिखाई दे रही है। पुराणों से लेकर वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के राजनैतिक वंशावली की जानकारी मिलती है। मतलब ये जो पुराण है, ये पुराणों से लेकर गुप्त काल तक के राजनैतिक वंशावली की जो है वो जानकारी देते हैं। तो कहीं न कहीं इतिहास की दृष्टि यहाँ आपको दिखाई देती है। फिर जो दूसरा प्रमाण है वह जातक कथा। जातक कथाओं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एवं बुद्ध के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब देखिए जो हम प्रमाण दे रहे हैं जातक कथा का, तो जातक कथा में आप सभी जानते होंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, और बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी कहाँ से मिलती है? इन जातक कथाओं से। इसी काल में इसी के तहत जीवन चरित्र भी आते हैं कि इसे काल, क्षेत्र, पात्र, घटनाओं आदि का ब्यौरा सर्वाधिक विस्तार से मिलता है। मतलब ये जो जीवन चरित्र होते हैं उससे जो है जैसे हर्ष चरित्र है बाण भट्ट का, तो उससे भी बहुत सी घटनाएं आपको मिलती हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि सर्वाधिक विस्तार से मिलता है। फिर मागध, सुत, चारण जैसे लोग ऐतिहासिक घटनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते थे। इनका भी आप उल्लेख कर देंगे पॉइंट में, जो ये मागध होते थे, सुत होते थे, चारण होते थे, जैसे लोग इतिहास की घटनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते थे। मतलब हम जो है साम्राज्यवादी इतिहासकारों के दावे का जो है वो खंडन करते हैं। किसके माध्यम से? पुराणों के माध्यम से, जातक कथा के माध्यम से, जीवन चरित्र के माध्यम से, और मागध, सुत, चारण
जो हमारे एंशियंट एज में इतिहास की जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाते थे। आप पढ़े होंगे चारण भाटों की परंपरा, वही यहाँ चर्चा हो रही है। तो आपने दूसरे जो पैराग्राफ में उनके दावे का खंडन किया विथ प्रमाण। देखिए हम पिछले भी क्लास में ये चीज बताए हैं कि यदि आप इतिहास में कोई दावा कर रहे हैं या अपने उत्तर में किसी भी उत्तर में अगर आप कोई चीज बता रहे हैं, उसके पक्ष में आप प्रमाण नहीं दे रहे हैं, तर्क नहीं बता रहे, तथ्य नहीं दे रहे हैं, तो आपका उत्तर जो है वो बहुत ही सतही माना जाएगा और आप सोचे कि हमको उससे बहुत ज्यादा अंक मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको इसी फॉर्मेट में उत्तर को अपने लिखना है। अब किंतु उपर्युक्त साक्ष्य से बस यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय लोग इतिहास लेखन से परिचित थे, न कि परिपक्व। देखिए अब हम यहाँ जो है एक मध्यम मार्ग, जो वास्तविक स्थिति है उस पे आते हैं। मतलब अंग्रेज तो कह रहे हैं, अंग्रेज इतिहासकार की भारतीयों को इतिहास लेखन की दृष्टि नहीं थी। जो भारतीय हिस्टोरियन है वो कह रहे हैं नहीं, भारतीयों में इतिहास लेखन की दृष्टि थी। वो उदाहरण देते हैं पुराणों से, वो उदाहरण देते हैं वंशचरित्र से, वो उदाहरण देते हैं ये जीवन चरित्र से, सुत मागध चारण की बात करते हैं। तो ये दोनों ही जो है एक तरीके से अतिवादी विचार है और आपको अपने उत्तर में जो है वो मध्यम मार्ग को पकड़ना है। तो मध्यम मार्ग के तहत अब आप तीसरे पॉइंट में आ रहे हैं कि आपको बताना है कि भारतीय जो लोग थे वो इतिहास लेखन से परिचित तो थे, बिल्कुल परिचित थे, आपने देखा ही पीछे, लेकिन क्या वो परिपक्व थे? तो नहीं, परिपक्व नहीं थे। और कैसे परिपक्व नहीं थे? आप इसका उदाहरण दीजिए कि जो हम दावा पुराण में कर रहे हैं कि पुराण जो है वो मूलतः धार्मिक एवं शिक्षास्पद साहित्य है और इतिहास के वंशों का ब्यौरा भी वह अपने विचारों के प्रमाण के तौर पर देता है। मतलब पहली बात तो जो पुराण है वो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। वो कौन सा ग्रंथ है? वो धार्मिक एवं शिक्षास्पद ग्रंथ है। और ये जो अपने विचारों का ये जो प्रमाण देते हैं वो अपने अनुसार देते हैं। तो उसमें जो है अगर आप बहुत ज्यादा प्रमाणिकता खोजेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। फिर जातक कथाएं की बात है तो जातक कथाएं भी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, इसका भी मूल तत्व इतिहास नहीं था। आप सोचिए कि कहानी और इतिहास लेखन में बहुत फर्क होता है। और कभी कभी जब हम हिस्ट्री की कॉपी चेक करते हैं तो उसमें जब बच्चे एकदम कहानी की तरह उत्तर लिखते हैं तो हम उनको डांटते हैं कि आप इतिहास नहीं लिख रहे हैं, आप तो केवल कहानी बता रहे हैं और कहानी लिखने से आपको अंक नहीं मिलेगा। तो फिर वही है कि इस कहानी से इतिहास का उस तरीके से जो है वो एक तरीके से तादाद में जुड़ नहीं पाता है। फिर जो तीसरा दावा था कि जीवन चरित्र, तो जीवन चरित्र में ऐतिहासिक घटनाओं को तो विषय बनाया गया है किंतु इसकी शैली इतिहास लेखन के अनुशासन का पालन नहीं करती। जैसे इनमें काल क्षेत्र का ब्यौरा बहुत कम है, यदि कोई बात कही भी गई है तो उसका स्रोत क्या है, स्रोत की ऐतिहासिकता भी स्पष्ट नजर नहीं आती, एवं तटस्थ लेखन भी नहीं मिलता। मतलब जीवन चरित्र आप एक ऐसे उदाहरण ले लीजिए कि जैसे बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है। तो बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है, चूंकि बाणभट्ट जो है वो हर्ष का दरबारी था और कोई भी राजा के आश्रय में लिखने वाला जो भी लेखक होगा वो एक तरीके से प्रशंसात्मक शैली में ही लिखेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि पुलकेशिन द्वितीय से जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है कि बाणभट्ट उसको बहुत गोलमोल तरीके से उसको स्किप कर देता है, जो कि ये बहुत इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन अब उसकी भी सीमा थी भाई, वो अपने शासक की हार को क्यों जनता के सामने रखेगा, लोगों के सामने रखेगा। तो वही चीज है कि पहली बात तो प्रामाणिकता जो है वो संदिग्ध होती है। फिर इसमें एक चीज और होता है कि भाई व्यक्ति लिख रहा है तो उसमें स्रोत की भी समस्या होती है कि भाई आपका स्रोत क्या है, कोई ऑथेंटिक स्रोत का उपयोग नहीं होता है। काल क्षेत्र का भी ब्यौरा मनमानी तरीके से दिया जा सकता है। तो ये कुल मिला जुला करके जो है वो भारतीय जो इतिहास लेखन का जो दावा था उसका ये खंडन भी हो रहा है कि भाई अगर कहा जाए तो परिपक्व स्थिति में इतिहास लेखन नहीं था। तो आप जो है बहुत मिडिल क्लास मतलब मध्य मार्ग लेकर के चले, आपने इस चीजों को बता दिया। फिर अगले पॉइंट पे आइए। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में विषय के अनुसार पूर्वाग्रह, प्रशस्तियों की अधिकता,
तिथि का अभाव, और यदि कहीं तिथि बताई गई है तो उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध नजर आती है। वही जो मैंने पीछे बताया, इस कालखंड में सुत, मागध, चारण ही इतिहास बताते थे। इनकी कथाओं में सत्य और मिथक दोनों ही शामिल रहते थे। अब जैसे आप एक उदाहरण लीजिए पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो में तो चंद्रबरदाई जाता है और वो एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान के हाथों गोरी का वध भी करा देता है। लेकिन आप सभी यदि इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में ये घटना जो है वो झूठी निकलती है। इसी तरीके से जो है अगर सारी वो जो पद्मावती की जो घटना है, अलाउद्दीन या रतन सेन, वो भी एक तरीके से हिस्टोरियन में मतभेद का विषय है, वो सत्य के करीब नहीं है, वो भी उसमें सच्चाई नहीं दिखती है। तो ये सारी चीजें जो है वो भारतीय इतिहास लेखन की गंभीर सीमाएं थी। और इसीलिए जो अभी मैंने पीछे बताया कि भारतीय इतिहास लेखन की शुरुआत तो थी, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर कहा जाए कि वो परिपक्व स्थिति में नहीं थे तो वाकई में नहीं थे, और उसके पीछे का आपने जो है वो प्रमाण दे दिया। अब आप निष्कर्ष दे दीजिए छोटा सा कि इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना होगा कि नीवी एवं हेरोडोटस जैसे इतिहासकार हमें प्राचीन भारत में नहीं मिलते। देखिए निष्कर्ष में आपको यही देना है कि नीवी और हेरोडोटस जैसे इतिहासकार हमें प्राचीन भारत में नहीं मिलते। इस कालखंड में इतिहास की चेतना तो मौजूद थी, लेकिन इतिहास की समझ पश्चिम वाले इतिहास या आज के इतिहास जैसी नहीं थी। सही बात है कि अगर आप पुराणों में, वंश चरित्र में, जीवन चरित्र में, बौद्ध ग्रंथों में अगर आप इतिहास को वर्तमान इतिहास या यूरोपीय इतिहास से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में कोई तुलना नहीं है, ये सही बात है। किंतु यह भी पूर्णतः स्वीकार नहीं है कि प्राचीन भारतीय लोग इतिहास लेखन से परिचित नहीं थे। मतलब निष्कर्ष जो है वो आपका बहुत ही बैलेंस होना चाहिए कि आपने दोनों पक्षों को बताते हुए, चाहे वो भारतीय हिस्टोरियन का मत हो, यूरोपीय हिस्टोरियन का जो मत है, उनको बताते हुए एक बहुत ही बैलेंस जो है वो एक निष्कर्ष दिया। तो देखिए जो प्रश्न है वो आपको ऐसे ही लिखना है, और इस प्रश्न के माध्यम से हमने यही बताने का प्रयास किया है कि आपको जो है भूमिका कैसे लिखनी है। आपको अगर हिस्ट्री के प्रश्न आप टेकल कर रहे हैं तो उसमें हिस्टोग्राफी का भी ध्यान रखना होगा कि ये कथन किसका है, साम्राज्यवादी इतिहासकारों का कथन है कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कथन है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग करनी होगी। तो मुझे इस प्रश्न के माध्यम से बहुत विश्वास है कि आप लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली होगी, हेल्प मिला होगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। और चलिए अभी जाइएगा नहीं, आगे कुछ देख लीजिए। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। देखिए ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। यहाँ परीक्षा से उपयोगी बहुत सी आपको जानकारियाँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। करंट अफेयर्स की चीज़ें, चाहे क्यूज हो या और भी परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है। साथ ही ये हमारा यूट्यूब चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल 2, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि समृद्धि IAS का ही दूसरा चैनल है। अभी कुछ उसमें टेक्निकल इशू की वजह से वो चैनल डिस्टर्ब है, तब तक हम इस पे आ रहे हैं और वैसे भी इस पे हम आगे भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये चैनल बंद होने वाला है। तो जैसे आपने उस चैनल को स्नेह दिया था वैसे इसे भी दे, आगे बढ़ाएं। तो ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको।